हेलो दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 51 टू सेक्शन 60 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को समझेंगे। इससे पहले हमने सेक्शन 50 तक समझा हुआ है और आगे के भी जो सेक्शंस हैं सेक्शन 138 वाले और 140 से लेके जितने आगे सेक्शंस हैं वो सब भी हमने समझे हुए हैं। सो अगर आपको वो वीडियोस देखनी हो तो आप उनको मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। वहाँ पर आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी और सभी वीडियोज़ मिल जाएंगी और हम बाकी सभी सेक्शंस को भी पूरा करेंगे। सेक्शन 51 के ऊपर आते हैं, हु में निगोशिएट। अब यहाँ पे बात कर रहा है कि कौन व्यक्ति जो है वो निगोशिएट कर सकता है। ठीक है, तो नेगोशिएट मतलब आपको पता है कि कौन व्यक्ति ट्रांसफ़र कर सकता है। तो एवरी सोल मेकर, सोल मतलब कि अकेला, चाहे हर एक अकेला जो मेकर है, मेकर कौन होता है जो प्रॉमिसरी नोट बनाता है, ड्रॉर कौन होता है जो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है, पेई है जिसको पेमेंट मिलती है, एंडोर्सी है जिसको आगे एंडोर्स किया गया है। और यहाँ पे सोल की बात हो गई कि अकेला जो मेकर है, ड्रॉर है, पेई है या एंडोर्सी है। और ऑल ऑफ सेवरल जॉइंट मेकर्स। अब मान लीजिए कि जैसे कि एक प्रोमिसरी नोट को जॉइंट मेकर्स ने बनाया, एक से ज़्यादा प्रोमिसरी नोट ने या एक से ज़्यादा लोगों ने मिलकर प्रोमिसरी नोट को बनाया या बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ किया, या एक से ज़्यादा पेई हैं उसके या इंडोर्सीज हैं, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो चाहे वो सोल हो या फिर ऑल ऑफ सेवरल जॉइंट, मतलब हर एक में से एक एक जो जॉइंट मेकर है वो हो, ऑफ अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं? वही तीन: promissory note, bill of exchange और check. If the negotiability of such instrument has not been restricted or excluded as mentioned in section 50, जैसे कि सेक्शन 50 के अंदर मना कर रखा है कि अगर उसके ऊपर सीधा मना कर दिया, आपने लिख के एक्सप्रेसली लिख दिया कि इसको आगे नेगोशिएट नहीं कर सकते, तो वो बात हट गई। अदरवाइज एंडोर्स एंड निगोशिएट द सेम। तो हर एक सोल मेकर चाहे वो सेवरल जॉइंट मेकर्स हो, सभी जो है उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कर सकते हैं, आगे नेगोशिएट कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन बोलता है, नथिंग इन दिस सेक्शन एनेबल्स अ मेकर और ड्रॉअर टू एंडोर्स और नेगोशिएट एन इंस्ट्रूमेंट अनलेस, कि ये जो सेक्शन है ये अनेबल्स नहीं करता या अनेबल करता है मेकर या ड्रॉअर को उसको आगे एंडोर्स या निगोशिएट करने के, अनलेस ही इज़ लॉफुल पोजेशन और होल्डर देयर ऑफ, जब तक कि वो उसके लॉफुल पोजेशन में नहीं है, उसके पास लीगली उसका पोजेशन नहीं आ जाता या फिर वो उसका लीगली होल्डर नहीं है। और एनेबल्स अ पेई और एंडोर्सी टू एंडोर्स अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, या फिर वो एनेबल करता है पेई को या एंडोर्सी को कि वो आगे उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एंडोर्स करे जब तक कि ही इज़ होल्डर देयर ऑफ, जब तक कि वो उसका होल्डर नहीं है। यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन देता है, मान लीजिए ए बिल इज़ ड्रॉन पेबल टू ए और ऑर्डर, कि जो ए बिल है उसको ड्रॉ किया गया जो कि ए को पेबल है ऑर्डर के ऊपर, और ए ने क्या किया, आगे इसको एंडोर्स कर दिया बी को। द एंडोर्समेंट नॉट कंटेनिंग द वर्ड्स और ऑर्डर, और उस एंडोर्समेंट के आगे जो उसने आगे बी को एंडोर्स किया उसके अंदर और ऑर्डर नहीं लिखा और एनी इक्विवेलेंट वर्ड्स, इस तरीके के कोई भी वर्ड्स नहीं लिखी है। तो बी में निगोशिएट द इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे उसने उसकी जो निगोशिएशन है वो नहीं रोकी, तो बी जो है अब आगे निगोशिएट कर सकता है, किसी को भी उस इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफ़र कर सकता है। अगर वो और ऑर्डर होता तो फिर नहीं कर सकता था। फिर सेक्शन 52 के ऊपर आते हैं, ये बोलता है एंडोर्सर हु एक्सक्लूड हिज ओन लायबिलिटी और मेक इट कंडीशनल। अब एंडोर्सर जो है जो आगे ट्रांसफ़र कर रहा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को, मान लीजिए कि वो अपनी खुद की लायबिलिटी उसमें से रिमूव कर देता है या फिर कंडीशन लगा देता है, जैसे कि वो उसके ऊपर लिख देता है विदाउट रिकोर्स, कि अब इसमें मेरी कोई लायबिलिटी नहीं रहेगी, जिसने पे करना था उसकी लायबिलिटी रहेगी, या मेरे से जो पीछे पार्टी थी उनकी लायबिलिटी रहेगी, मेरी लायबिलिटी हट जाएगी। द एंडोर्सर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मे बाय एक्सप्रेस वर्ड्स, तो वो क्या कर सकता है, एक्सप्रेस वर्ड्स लिख के वो एक्सक्लूड कर सकता है इन द एंडोर्समेंट, एक्सक्लूड इज ओन लायबिलिटी देयर ऑन, कि भाई अब मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है, मैंने आगे तुमको ये ट्रांसफ़र कर दिया, जिसने बनाया उससे जाके पैसे मांगना। और मेक सच लायबिलिटी और द राइट ऑफ द एंडोर्सी टू रिसीव द अमाउंट ड्यू देयर ऑन डिपेंड अपॉन द हैपनिंग ऑफ अ स्पेसिफाइड इवेंट, या फिर उसके ऊपर एक कंडीशन लगा देते हैं कि अगर ये चीज़ होगी तो ही आपको पेमेंट मिलेगी। ठीक है, और वो कंडीशन भी ऐसी रखता है जो कभी हो ही नहीं सकती। तो इससे का मतलब भी क्या हो गया कि उसने अपनी लायबिलिटी जो है उसमें से एक्सक्लूड कर दी। वेर एन इंडोर्सर सो एक्सक्लूड इज लायबिलिटी एंड आफ्टरवर्ड बिकम्स अ होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब मान लीजिए जैसे उसने ए ने क्या किया, बी को एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर किया और उसके ऊपर लिख दिया कि भाई अब मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है, एंडोर्स कर दिया, बी ने आगे सी को किया और सी ने वापस ए को कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा, बिकम्स अ होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ऑल द इंटरमीडिएट इंडोर्सर्स आर लाइबल टू हिम। तो जितने बीच में इंडोर्सर थे, जैसे आगे बी के पास गया फिर सी के पास गया, तो उनकी जो लायबिलिटी है वो ए के प्रति बनी रहेगी, ए की जो है वो खत्म हो जाएगी। ए के पास अपने जो पुराने राइट्स थे जो पीछे वाले लोगों के प्रति थे वो भी आ जाएंगे, और जो बीच में इंटरमीडिएट वाले आए जैसे बी सी आए वो भी आ जाएंगे राइट्स।
इलस्ट्रेशन में ये विदाउट रिकॉर्ड्स वाली बात बता दी जो मैंने आपको बताई थी। और दूसरा एग्जांपल क्या दे रहा है, ए इज़ द पेई एंड होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कि वो पेई है, उसको पेमेंट मिलनी है और वो होल्डर है उसका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। एक्सक्लूडिंग पर्सनल लायबिलिटी, वो क्या करता है अपनी पर्सनल लायबिलिटी एक्सक्लूड करके उसको एंडोर्स कर देता है, उसके ऊपर विदाउट रिकोर्स लिख देता है और वो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर कर देता है बी को। बी जो आगे एंडोर्स कर देता है सी को, सी फिर दोबारा से आगे क्या कर देता है, ए को वापस एंडोर्स कर देता है। तो ए जो है इज नॉट ओनली री इंस्टेटेड इन हिज फॉर्मर राइट, जो उसको पुराने राइट्स थे जो उससे पहले वाले व्यक्तियों के प्रति थे वो तो उसको वापस मिल ही जाएंगे, उसके अलावा जो उसके एंडोर्सी के अगेंस्ट राइट्स होते हैं वो बी एंड सी के अगेंस्ट भी आ जाएंगे और उसकी खुद की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। फिर आते हैं हम सेक्शन 53 के ऊपर, होल्डर ड्राइविंग टाइटल फ्रॉम होल्डर इन ड्यू कोर्स। भाई अब एक होल्डर है, उसने अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स से टाइटल लिया तो उसके पास भी वही सेम राइट्स आ जाएंगे जो होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास थे। होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होता है, जो एक इंस्ट्रूमेंट को गुड फेथ के अंदर लेता है कंसिडरेशन के बदले और उसके पास उस कारण से कुछ प्रिविलेजेस होती हैं, चाहे उसके अंदर कोई डिफेक्ट हो कुछ भी हो, लेकिन उसके पास उसकी पेमेंट लेने का अधिकार आ जाता है। तो इसी तरीके से अगर कोई होल्डर इन ड्यू कोर्स से कोई और आगे व्यक्ति इंस्ट्रूमेंट लेता है तो उसके पास भी वही सब राइट्स वापस से आ जाते हैं। सेक्शन 53 में इतनी सी बात बोली गई। फिर सेक्शन 54 के अंदर बोलता है इंस्ट्रूमेंट एंडोर्स इन ब्लैंक, कि भाई कोई इंस्ट्रूमेंट जो है आपने ब्लैंक एंडोर्स किया, उसके ऊपर नाम नहीं लिया, लिखा कि ये किसको पेबल होगा, ब्लैंक मतलब कि जिसको मिलेगा उसको पेबल होगा। तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस हियर इन आफ्टर कंटेन्ड एट टू क्रॉस चेक, तो उन प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए जो भी क्रॉस चेक के ऊपर एप्लीकेबल है उनके अलावा जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, मतलब कि प्रोमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर जो क्रॉस चेक नहीं है उसके ऊपर जिसको कैसे किया गया है, एंडोर्स इन ब्लैंक किया गया है, तो वो किसको पेबल होगा, इस पेबल टू द बियरर देयर ऑफ इवन ऑल दो ओरिजिनली पेबल टू ऑर्डर, चाहे वो ओरिजिनली ऑर्डर के ऊपर पेबल था लेकिन अब वो बियरर को पेबल होगा। मान लीजिए ए ने बी को एंडोर्स किया फुल, लेकिन बी ने आगे जब उसको एंडोर्स किया तो इन ब्लैंक उसको एंडोर्स कर दिया, तो अब आगे किसी भी व्यक्ति को वो मिलता है तो वो अब बियरर की तरह ही पेबल होगा, जैसे एक बियरर इंस्ट्रूमेंट पेबल होता है। क्यों, क्योंकि उसको ब्लैंक के अंदर इंडोर्स कर दिया, चाहे ओरिजिनली वो फुल इंडोर्स हुआ था, इंडोर्समेंट इन फुल हुई थी, मतलब कि पेबल टू ऑर्डर था जिसके अंदर नाम लिखा गया था बी का, लेकिन अब बी ने आगे उसको एंडोर्समेंट इन ब्लैंक कर दिया तो अब वो बियरर को पेबल होगा। सेक्शन 54 ये बोलता है। सेक्शन 55 बोलता है कन्वर्जन ऑफ एंडोर्समेंट इन ब्लैंक इनटू एंडोर्समेंट इन फुल, की जब एक इंस्ट्रूमेंट जिसके ऊपर एंडोर्समेंट इन ब्लैंक थी, जिसके अंदर किसी का नाम नहीं लिखा गया था, अब उसको आपने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया एंडोर्समेंट इन फुल के ऊपर जिसके अंदर आपने किसी का नाम लिख दिया। तो अगर एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अगर उसको एंडोर्स किया गया ब्लैंक के अंदर और उसको फिर आप एंडोर्स कर देते हो फुल के अंदर, द अमाउंट ऑफ इट कैन नॉट बी क्लेम फ्रॉम द एंडोर्सर इन फुल, तो जो व्यक्ति जिसको एंडोर्समेंट इन फुल किया गया था उससे कोई भी जो है अमाउंट जो है वो क्लेम नहीं कर सकता, सिर्फ किसको छोड़ के, एक्सेप्ट बाय द पर्सन टू हुम इट हैज़ बीन एंडोर्स इन फुल, सिर्फ जिसको अब आगे जिसको एंडोर्स इन फुल किया गया सिर्फ वही आगे उसकी पूरी पेमेंट मांग सकता है और कोई उसके अलावा नहीं मांगेगा। और बाय वन हु ड्राइव्स द टाइटल थ्रू सच पर्सन, या फिर जिस व्यक्ति को एंडोर्समेंट इन फुल किया गया उसने आगे जिसको ट्रांसफर किया, जैसे बी के नाम पे एंडोर्समेंट इन फुल हुआ फिर बी ने सी के नाम पे ट्रांसफर किया तो सी आगे बी से पेमेंट मांग सकता है, इसके अलावा कोई और नहीं मांग सकता। सेक्शन 55 ये बोलता है। फिर सेक्शन 56 बोलता है एंडोर्समेंट ऑफ पार्ट ऑफ सम ड्यू, मतलब कि मान लीजिए कि एक अगर इंस्ट्रूमेंट 20,000 का है उसके ऊपर आप क्या करते हो कि 15,000 को एंडोर्स कर देते हो, बाकी बोलते हो कि हम पार्ट के लिए कर रहे हैं इसको। तो ऐसे में बोलता है कि इस तरीके से अगर आप एंडोर्स करते हो तो क्या होगा, नो राइटिंग ऑन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज वैलिड, तो इस तरीके की राइटिंग अगर आप करोगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर तो वो वैलिड नहीं होगी फॉर द पर्पस ऑफ नेगोशिएशन। इफ सच राइटिंग परपोर्ट्स टू ट्रांसफर ओनली अ पार्ट ऑफ द अमाउंट अपीयरिंग टू बी ड्यू ऑन द इंस्ट्रूमेंट, कि भाई सिर्फ 15,000 पे जो है मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ, ये 20,000 का इंस्ट्रूमेंट है, 15,000 जब ड्यू हो जाएंगे तो आप ले लेना, इस तरीके से वैलिड नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, जितना अमाउंट उसके ऊपर पेबल होगा, जैसे 5,000 पे पेबल हो गया तो आपको उसको एक नोट पे लिख के उसके साथ अटैच कर दोगे और जो बाकी पेमेंट होगी वो आपको मिल जाएगी। तो यही बात बोल रहा है, बट वेयर सच अमाउंट हैज़ बीन पार्टली पेड, अब जैसे वो अमाउंट जो है पार्टली पेड हो गया, 5,000 पे पेड हो गई, तो उसके लिए एक नोट उसके ऊपर हम लगा देंगे, नोट टू दैट इफेक्ट मे बी इंडोर्स ऑन द इंस्ट्रूमेंट, उसको हमने लगा दिया उसके ऊपर, विच मे देन बी निगोशिएटेड फॉर द बैलेंस। अब आप उस इंस्ट्रूमेंट को दे दो तो जो 15,000 पे हैं उसके लिए आपने उसको निगोशिएट कर दिया। आप सिर्फ ये लिख के नहीं कर सकते कि इसकी 15,000 की पेमेंट ले लेना, आप इस तरीके से नहीं होगा, जितने की पेमेंट मिली उसका नोट लगाइए आप उसके साथ। सेक्शन 57 बोलता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैन नॉट बाय डिलीवरी ओनली नेगोशिएट इंस्ट्रूमेंट एंडोर्स बाय द डिजीज। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने क्या किया, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है किसी के नाम पे उसने बनाया, ठीक है, अब उसने क्या किया, उसने उसको
एंडोर्स भी कर दिया, लेकिन एंडोर्स करने से पहले जब उसकी डिलीवरी करनी थी तो उसकी डेथ हो गई। अब जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, अगर वो उसकी सिर्फ डिलीवरी करता है तो उससे ये नहीं माना जाएगा कि ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो एंडोर्स हो गया। क्या बोलता है कि जो एलआर है ऑफ अ डिजीज पर्सन कैन नॉट निगोशिएट बाय डिलीवरी ओनली, कि वो सिर्फ डिलीवरी से उस इंस्ट्रूमेंट को निगोशिएट नहीं कर सकता, ट्रांसफर नहीं कर सकता। ओनली अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेबल टू ऑर्डर, जो कैसा इंस्ट्रूमेंट था, जो पेबल टू ऑर्डर था, एंड एंडोर्स बाय द डिजीज बट नॉट डिलीवर, जो कि डिजीज ने एंडोर्स कर दिया था और उसको अभी डिलीवर नहीं किया था। यहाँ पे अब उसको सारी चीज़ें खुद दोबारा करनी पड़ेंगी, सिर्फ वो उसकी अगर डिलीवरी कर देगा तो वो माना नहीं जाएगा। सेक्शन 58 बोलता है इंस्ट्रूमेंट ऑब्टेन बाय अनलॉफुल मीन्स फॉर अनलॉफुल कंसिडरेशन, कि भाई आपने जो इंस्ट्रूमेंट है, जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वो प्रोमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, चेक है, उसको अगर आपने किसी अनलॉफुल तरीके से ऑब्टेन किया, उसको चोरी करके ऑब्टेन किया या किसी और तरीके से ऑब्टेन किया, किसी भी गलत तरीके से, फ्रॉड से, या फिर अनलॉफुल कंसिडरेशन के बदले जो कंसिडरेशन दिया वो अनलॉफुल था, तो ऐसी जगह पे क्या होगा। तो जब कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मान लीजिए खो गया, या फिर किसी के द्वारा उसको ऑब्टेन किया गया, किसी मेकर से या एक्सेप्टर से या होल्डर से, किसी ऑफेंस को करके, कि भाई ऐसे बंदूक रख के उससे करा लिया या कोई फ्रॉड करके करा लिया, और फॉर एनी अनलॉफुल कंसिडरेशन, जो उसके अंदर कंसिडरेशन दिया वो इलीगल था, अनलॉफुल था, आपने ड्रग्स वगैरह दिया, इस तरीके की कोई चीज़ दी जो कि अनलॉफुल थी। नो पजेसर और एंडोर्सी हु क्लेम्स थ्रू द पर्सन हु फाउंड और सो ऑब्टेन द इंस्ट्रूमेंट इज इंटाइटल टू रिसीव द अमाउंट ड्यू देयर ऑन फ्रॉम सच मेकर। तो जो भी व्यक्ति जो भी उसका होल्डर है वो लाइबल नहीं होगा कि उसको उसकी पेमेंट मिले जो उसने मेकर से, एक्सेप्टर से या होल्डर से लिया है, और फ्रॉम एनी पार्टी प्रायर टू सच होल्डर, या फिर जो उस होल्डर से पुरानी जो भी पार्टीज है, आप किसी की भी लाइबिलिटी नहीं रहेगी उस व्यक्ति को पेमेंट करने के लिए, अनलेस सच पजेसर और एंडोर्सी इज और सम पर्सन थ्रू whom ही क्लेम was अ होल्डर देयर ऑफ इन ड्यू कोर्स, जब तक कि उनके बीच में कोई व्यक्ति क्या नहीं था, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं था। अगर कोई होल्डर इन ड्यू कोर्स आ जाता है तो फिर वापस पेमेंट बन जाती है, अदरवाइज नहीं बनती, क्योंकि ये जो होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है एक तरीके से वो कौन होता है, एक तरीके से उसको आप कह सकते हो एक पवित्र चीज़ बह रही है कि उसमें से जो चीज़ निकली वो एकदम साफ हो जाएगी, तो वही होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है। फिर सेक्शन 59 बोलता है इंस्ट्रूमेंट एक्वायर्ड आफ्टर डिसऑनर और व्हेन ओवरड्यू, कि भाई एक इंस्ट्रूमेंट को आपने डिसऑनर होने के बाद, आपने जब उसकी पेमेंट मांगने गए उसने उसकी पेमेंट नहीं की, उसके बाद आपने क्या किया, उसको एंडोर्स किया, मतलब एक्वायर किया, या फिर जब वो ओवर ड्यू हो गया, जैसे 3 महीने बाद वो ड्यू होना था उसके बाद आपने उसको एक्वायर किया, तो ऐसे केस में क्या होगा, द होल्डर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हु हैज़ एक्वायर्ड इट आफ्टर डिसऑनर वेदर बाय नॉन एक्सेप्टेंस और नॉन पेमेंट, की वो डिसऑनर कैसे हुआ, चाहे वो नॉन एक्सेप्टेंस के कारण हुआ हो, चाहे वो नॉन पेमेंट के कारण डिसऑनर हुआ हो, विद नोटिस देयर ऑफ और आफ्टर मेच्योरिटी, या फिर चाहे मेच्योरिटी के बाद मिला उसको, हैज़ ओनली एज अगेंस्ट द अदर पार्टीज अ राइट देयर ऑन ऑफ हिज ट्रांसफर, तो उसके पास कौन से राइट्स होंगे, जो ट्रांसफरर के राइट्स है। अगर ट्रांसफरर ने उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर पेमेंट ले ली या कुछ पेमेंट ले ली तो उतने की उसकी पेमेंट नहीं मिलेगी, जितनी जो राइट उस ट्रांसफरर के पास है, जैसे अगर 10,000 का इंस्ट्रूमेंट था उसने 2,000 पेमेंट ले ली तो सिर्फ उसको अब 8,000 की पेमेंट मिलेगी, अगर उसको पूरे पेमेंट ले ली तो वो अब कुछ भी पेमेंट उसको नहीं मिलेगी। यहाँ पे एकोमोडेशन नोट या बिल के बारे में बात कर रहा है, प्रोवाइडेड दैट एनी पर्सन हु इज इन गुड फेथ एंड फॉर कंसिडरेशन बिकम द होल्डर आफ्टर मेच्योरिटी ऑफ अ प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज मेड ड्रॉन और एक्सेप्टेड विदाउट कंसिडरेशन फॉर द पर्पस ऑफ इनहेरिंग सम पार्टी देयर टू रेज मनी देयर ओन मे रिकवर द अमाउंट ऑफ नोट और बिल फ्रॉम एनी प्रायर पार्टी, तो वही होल्डर इन ड्यू कोर्स की बात हो रही है यहाँ पे। इलस्ट्रेशन बोल देता है कि द एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति ने बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट किया, ठीक है कि भाई मैं आपकी पेमेंट करूंगा, वेन ही एक्सेप्टेड इट डिपॉजिटेड विद द ड्रॉर सर्टन गुड्स, उसने क्या किया कि कुछ गुड्स भी उसको दे दिया कि भाई अगर मैं आपकी पेमेंट नहीं कर पाया तो ये गुड्स रख लो, मैं नहीं कर पाया तो उसको बेच के आप इसका पैसा ले लेना, जो कोलेटरल सिक्योरिटी रखते हैं, with the power to the drawer to sell the goods and apply the proceed in discharge of the bill if it were not paid on maturity, the bill not having been paid at maturity, अब बिल जब डेट आई तो मेच्योरिटी भी पे नहीं हुआ, ड्रॉर ने क्या किया, उन गुड्स को बेच दिया और जो भी उसकी प्रोसीड्स आई, जो भी उससे पैसा आया वो अपने पास रख लिया, और साथ ही साथ उसने क्या किया, वो जो बिल था वो ए को आगे इंडोर्स कर दिया। तो यहाँ पे जो ट्रांसफरर के राइट्स है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, अब ट्रांसफरर के पास कोई राइट नहीं रहे, उसने तो वो प्रॉपर्टी बेच दी, उसको उसका पैसा मिल गया, अब वो आगे ए को एंडोर्स कर रहा है, तो ए के पास भी वही राइट्स होंगे जो उस ट्रांसफरर के पास थे। ट्रांसफरर के पास क्या राइट थे, कोई भी राइट नहीं बचे थे क्योंकि उसने अपने प्रोसीड ले लिए, तो ये जो उसने ए को एंडोर्स किया, अब ए के पास भी कोई राइट्स नहीं रहेंगे। तो क्या कह रहा है, एज टाइटल इज सब्जेक्ट टू द सेम ऑब्जेक्शन एज ड्रॉर टाइटल, कि ड्रॉर का जो टाइटल जो ऑब्जेक्शन थे उसके ऊपर कि भाई तूने तो सेल प्रोसीड्स ले ली, तो वही ऑब्जेक्शन ए के अगेंस्ट भी रहेंगे।
फिर सेक्शन 60 बोलता है इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल टिल पेमेंट और सेटिस्फेक्शन, कि जब तक कि एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की पेमेंट नहीं हो जाती या सेटिस्फेक्शन नहीं हो जाती तो उसकी नेगोशिएबिलिटी के बारे में बात कर रहा है। अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मे बी नेगोशिएटेड, कि उसको एक नेगोशिएट किया जा सकता है, किसको छोड़ के, बाय द मेकर, ड्रॉई, एक्सेप्टर आफ्टर मेच्योरिटी, इनको छोड़ के, until the payment or satisfaction thereof by the maker, drawer, drawee or acceptor or at or after maturity but not after such payment or satisfaction, कि भाई जब मेच्योरिटी हो गई उसके बावजूद भी आप उसको नेगोशिएट कर सकते हो चाहे वो डेट निकल गई, लेकिन अगर उसकी पेमेंट हो गई या वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सेटिस्फाई हो गया किसी भी तरीके से, उसके बाद आप उसको नेगोशिएट नहीं कर सकते। मान लीजिए 3 महीने के बाद अगर एक इंस्ट्रूमेंट की ड्यू डेट थी, 3 महीने बीते, आपने 3 महीने बाद पेमेंट नहीं करी, तो क्या अब मैं इस इंस्ट्रूमेंट को नेगोशिएट कर सकता हूँ? हाँ, मैं इस इंस्ट्रूमेंट को नेगोशिएट कर सकता हूँ जब तक कि मेरे को वो पेमेंट नहीं मिल जाती, या फिर मान लीजिए 3 महीने बीते, उसने मेरे को अपनी कोई असर्ट्स उठा कर दे दी जिसकी वैल्यू वो थी, तो मेरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो सेटिस्फाई हो गया, अब मैं उसको नेगोशिएट नहीं कर सकता। अगर वो अभी मेरा इंस्ट्रूमेंट सेटिस्फाई नहीं हुआ तब भी मैं उसको ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, नेगोशिएट कर सकता हूँ उस इंस्ट्रूमेंट को। तो सेक्शन 60 के अंदर यही बता रहा है। सो यहाँ पे हमने सेक्शन 51 टू सेक्शन 60 कवर किए, और बाकी आगे वाले आने वाले सेक्शंस भी हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कवर कर लेंगे। आई होप आपको समझ आई हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।